मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। की हाल चाल है भाई लोग। मैं आपका दोस्त आपका भाई सुजीत कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में आधुनिक भारत के इतिहास की वीडियो के बारे में रिवीजन करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि कम से कम 2 या 3 वीडियो में आधुनिक भारत के इतिहास को रिवीजन के तौर पर देखेंगे। ये जो आधुनिक भारत का नोट होगा दोस्तों, वो जेएसएससी परीक्षा के सिलेबस के देखते हुए, यानी कि जेएसएससी परीक्षा के अनुरूप ही इसका जो टॉपिक है वो बनाया गया है और इसका पीडीएफ नोट उसी प्रकार से बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो आधुनिक भारत का सीरीज होगा ये 2 या 3 वीडियो में रिवीजन के तौर पर देखा जाएगा और 2 या 3 वीडियो में ही आधुनिक भारत के इतिहास को खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग आरंभ करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, टॉपिक का क्या नाम है? आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट है कि 1492 ईस्वी में अमेरिका का खोज जो है क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसका जो पहला है वो है कि आप याद रखिएगा कि अमेरिका की खोज किसने की थी? तो क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसका कि 1498 ईस्वी में जो पुर्तगाली है जिसका नाम था वास्को डी गामा, को क्या किया था कि भारत के कालीकट, ठीक है, जो केरल स्टेट में आता है, वहाँ पास आया था। ठीक है, अब वहाँ के समय, उस समय का जो राजा था वहाँ का, वो हिंदू राजा था। उसका नाम था दोस्तों जमोरिन। ठीक है, याद रखिएगा, उसका नाम था जमोरिन। आगे है 1510 में क्या हुआ? पुर्तगालियों ने बीजापुर से गोवा जीत लिया। ठीक है, बीजपुर से क्या किया कि गोवा जीत लिया था। 1526 में बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की शुरुआत की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा कि 1526 में बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की शुरुआत की गई थी। आगे है 1595 में डच लोग जो हैं वो पुलिकट आए थे। ठीक है, डच लोग कहाँ आए थे? पुलिकट आए थे। आगे है 1600 ईस्वी में क्या हुआ कि महारानी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ने क्या किया था? चार्टर प्राप्त कर लिया था। तो उस समय इंग्लैंड में ही थे। ठीक है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर कब मिला? तो 1600 ईस्वी में। ठीक है, और 1600 ईस्वी में ही वो क्या किए थे कि इंडिया में आ गए थे। चलिए आगे है इसका कि 1608, ठीक है, ब्रिटिश लोग क्या हुए कि 1608 तक ब्रिटिश लोग भारत में पूर्ण रूप से व्यापार उन लोगों का स्थगित हो गया। तो देखिए क्या हुआ, 1612 में फैक्ट्री बनाना आरंभ कर दिए। ठीक है, सूरत में। ठीक है, आगे है 1616, ठीक है, डेनिश ट्रैंकबार क्या किए? डेनिश लोग जो हैं वो ट्रैंकबार नामक जगह पर आए थे। आगे है 1651, हुगली नदी के किनारे अंग्रेजों द्वारा बंगाल में प्रथम फैक्ट्री का स्थापना किया गया था, वो बंगाल में। ठीक है, पूरे ऑल ओवर देश में बात करेंगे तो सूरत में। आगे है 1664, ठीक है, फ्रेंच लोग पुदुचेरी आए थे 1664 में। फिर है 1696, ठीक है, तो 1696 में क्या हुआ था? अंग्रेज ने फैक्ट्री के चारों तरफ किला बनाने की शुरुआत कर दी थी। ठीक है, आगे से फैक्ट्री था लेकिन अब उस फैक्ट्री में बाउंड्री मारना आरंभ हो गया था। आगे है 1698, ठीक है, अंग्रेजों ने मुगल अधिकारियों को रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी ले ली थी। ठीक है, उन लोगों का मेन मकसद क्या था अंग्रेजों का? कि भारत में व्यापार करना। ठीक है, उन लोगों का शुरुआती का जो उन लोगों का सोचावट था वो भारत को गुलाम करना या भारत पर शासन करना नहीं था। ठीक है, उनका मेन जो रीजन था वो कि भारत में व्यापार करने की दृष्टि से आए थे। ठीक है, लेकिन जैसे कि देखे कि शासक या जो जमींदार लोग हैं वो तानातानी आपस में होने लगे, तो क्या कि रिश्वत देकर के 3 गांव भारत के खरीद लिए और जमींदारी उनके पास मिल गई। यानी कि ज़मीन में जो अनाज हो रहा था उसका टैक्स जो है डायरेक्ट अब उन लोगों के पास जाने लगा। तो उन लोग का जो मनसा है वो बढ़ गया, क्योंकि उन लोग को टैक्स जब मिला तो टैक्स से उन लोगों को ज़्यादा फायदा होने लगा। ठीक है, तो इसी प्रकार उन लोगों का धीरे धीरे भारत को गुलाम बनाने का जो है तौर तरीका आगे बढ़ने लगा। फिर है दोस्तों 1756, ठीक है, 1756 में पोर्ट विलियम्स में सिराजुद्दौला अंग्रेजों को बंदी बना लिया। ठीक है, आगे है 1757, प्लासी का युद्ध इसमें हुआ था 1757 में, सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच में हुआ था। ठीक है, आगे है इसमें
कि 1657 तक अंग्रेजों का जो मकसद था वो भारत में व्यापार करने की दृष्टि से था। ठीक है। फिर है 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। ठीक है। 1764 में क्या हुआ कि अंग्रेजों की जीत हो गई। ठीक है। तो 1765 में कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गई। ठीक है। अब उनका जीत हो गया था तो उनका ही शासन हो गया था, तो दीवानी राइट्स अब कंपनी को मिल गया। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कब भारत आए थे। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पास क्या है कि पुर्तगाल। ठीक है। तो पुर्तगाल जो है यहाँ से 1498 में ही भारत आ चुका था। ठीक है। 1595 में डच लोग आ चुके थे। उसी प्रकार ब्रिटिश लोग जो हैं 1608 तक भारत में पूरा तरह से आ गए थे। डेनिश लोग 1616 में आए थे और फ्रांसीसी लोग 1664 में आए थे और स्वीडिश लोग सबसे पीछे आए थे। ठीक है। तो याद रखिएगा कि पुत्र डाबी तुम्हारे डैड फंस गए। पुत्र डाबी तुम्हारे डैड फंस गए, यानी कि भारत में विदेशियों के आगमन का ये एक ट्रिक है कि पुत्र डाबी तुम्हारे डैड फंस गए। ठीक है। 1498, 1595 डच, 1608 ब्रिटिश, 1616 डेनिश, 1664 फ्रांसीसी और अंत में स्वीडिश। ठीक है। चलिए आगे है दोस्तों इसका कि 1668। ठीक है। सूरत में ट्रेडिंग पोस्ट बाय फ्रेंच, यानी कि फ्रेंच के द्वारा सूरत में 1668 में ट्रेडिंग पोस्ट खुली गई थी। ठीक है। चलिए आगे है अब उसके बाद कि 1674 में पांडिचेरी की स्थापना फ्रेंच के द्वारा किया गया था। ठीक है। यानी कि फ्रेंच लोग धीरे धीरे ज़्यादातर कर रहे थे, लेकिन इन लोगों के क्या हुआ कि आपसी लड़ाई में फ्रेंच लोग हार जाते थे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पास क्या है कि पड्डे और करैकल जो है तमिलनाडु में है, यमन और माहे केरल में, आंध्र प्रदेश में अभी आता है, यमन और माहे जो है केरल में आता है। तो ये जो बड़े बड़े सिटी में क्या हुआ कि इन लोगों ने स्थापना करना शुरू कर दिया, छोटा मोटा फैक्ट्री। आगे है यहाँ पास कि फर्स्ट 1746 से लेकर के 48 तक एला सापला की संधि हुआ था, इसको एला सापला की संधि बोला जाता है। दूसरा युद्ध जो हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसी में, ये तीनों जो है अंग्रेज और फ्रांसीसी चारों जो है अंग्रेज और फ्रांसीसी में युद्ध हुआ था दोस्तों। तो पहला को बोला जाता है एला सापला की संधि, जो कि 1746 से 48 तक हुआ था। सेकेंड जो है 1749 से लेकर के 54 तक पांडिचेरी की संधि इसको बोला जाता है। उसी प्रकार तीसरा युद्ध को 1756 से 63 में एक संधि हुई जो कि पेरिस की संधि बोली जाती है। और अंत में जो 1760 में संधि हुई जो कि वांडीवास का युद्ध में हुआ था, उसमें में क्या हो गए, फ्रांसीसी लोग पूर्ण तरह हार गए और अंग्रेज उन लोगों पर विजयी प्राप्त कर लिया। ठीक है। ये जो चैनल है दोस्तों हमारा जेएसएससी परीक्षा, इसमें आप लोग झारखंड में होने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी आपको ये सहयोग हो सकता है इस यूट्यूब चैनल के द्वारा। चलिए आगे है कि अंग्रेजों का आगमन के बारे में हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है। हम लोग शुरू में क्या किए कि छोटा छोटा टॉपिक को ले लिए थे, अब उसके बारे में हम लोग डीपली थोड़ा ज़्यादा नॉलेज हासिल करेंगे। ठीक है। तो देखिए अंग्रेजों का आगमन, ठीक 1600 जो इसका डेट है 31 दिसंबर का, वो महारानी से ब्रिटिश कंपनी ने चार्टर यानी कि उसका आदेश प्राप्त कर लिया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में व्यापार करने की दृष्टि से जा सकता है। मतलब उन लोगों को क्या हुआ था कि उन लोगों को महारानी द्वारा एकाधिकार मिल गया था भारत में व्यापार करने के लिए। ठीक है। तो लगभग क्या था कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बन रहा था तो उस समय क्या था कि 217 लोगों की यह कंपनी थी। ठीक है। और जो उसमें का जो महारानी थी उस समय एलिजाबेथ प्रथम थी। ठीक है। एलिजाबेथ प्रथम। आगे है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से सस्ते दामों पर वस्तुएं खरीदना और यूरोप में महंगा बेचना। ठीक है। यानी कि भारत से सस्ता खरीद के यूरोप में महंगा बेच देते थे तो उन लोगों को ज़्यादा मुनाफा होता था इससे। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। तो वस्तु जो शुरुआती दौर पर उन लोग लेते थे यहाँ से, तो यहाँ से उन लोग मसाले लेते थे, रेशम लेते थे और कपास लेते थे। इन तीनों सामानों में उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होता था। ऐसे तो बहुत चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता था, लेकिन इन तीनों सामानों में उन लोगों को ज़्यादा फायदा होता था, क्योंकि यूरोप में इन तीनों का उत्पादन बहुत कम होता था, तो ज़्यादा फायदा होगा ही। आगे है कि भारत में कीमत बढ़ गई, क्योंकि देखिए यहाँ से डिमांड ज़्यादा हुआ तो सप्लाई यहाँ से ज़्यादा होने लगा, तो यहाँ से उन चीज़ों का सामान क्या हुआ, धीरे धीरे घटने लगा, उनका वैल्यू बढ़ने लगा। तो जब वैल्यू बढ़ जाता है तो उसका कीमत भी बढ़ जाता है, तो भारत में इन चीज़ों का कीमत क्या हो गया, बढ़ने लगी। ठीक है। आगे है यूरोपियन व्यापारियों आपस में लड़ाई झगड़े करने लगे। ठीक है। जैसे कि यूरोप से जब कोई व्यक्ति आता था तो मान लीजिए कि यहाँ पास दो है वस्तु, ठीक है, सेम वस्तु है, लेकिन एक जो बोल रहा है कि हम आपको 10 रुपये में देंगे, एक बोल रहा है कि हम आपको 20 रुपये में देंगे।
ठीक है। तो अपने आप से इस दाम को धीरे धीरे बढ़ाना प्रारंभ हो गया था। तो जैसे कि 10 रुपये वाला लेने के लिए बहुत आदमी भीड़ लग जाता था, तो लड़ाई झगड़ा होने लगा कि इस सामान को हम लेंगे, ठीक है। तो ऐसे उन लोगों में अपना लड़ाई झगड़ा होने लगा, ठीक है। चलिए आगे है 1609। 1609 में क्या हुआ, तो 1609 में कैप्टन हॉकिंस जो है जहांगीर के दरबार में आया था, ठीक है। कैप्टन हॉकिंस 1609 में जहांगीर के दरबार में आया था। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि 1609 अभी तक मैं कई बार बोल चुका हूँ। तो ये जो है पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैप्टन हॉकिंस आया था जहांगीर के दरबार में, ठीक है। तो इन्हें कौन भेजा था, तो उसमें का राजा जो जेम्स फर्स्ट था, उनके ही ये जो राजदूत के रूप में बन करके कैप्टन हॉकिंस यहाँ पास भारत में आया था। चलिए आगे है 1611। तो अंग्रेजी जो है यहाँ पास प्रथम व्यापारी कोठी जो है मसूलीपट्टनम जो कि पूर्व में स्थित है, वहाँ पास इन लोगों ने खोला, ठीक है। उसके बाद क्या है कि 1612 में सूरत में फैक्ट्री जो है स्थापना हो गया पश्चिम की ओर, ठीक है। कोठी बनाया व्यापारी वाला पूर्व की ओर, और पश्चिम की ओर क्या किया, फैक्ट्री खोल दिया। 1615 में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था। ये जब टॉमस रो यहाँ पर जहांगीर के दरबार में आया था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने में ज़्यादा छूट मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पास क्या है कि व्यापारी छूट प्राप्त हो गई। चलिए आगे है दोस्तों कि 1639 में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने मद्रास के गांव पट्टे पर लिया और फोर्ट सेंट जॉर्ज 1644 में किला का निर्माण कर लिया, ठीक है। मतलब गांव को वहाँ पास पट्टे में लिया और वहाँ पास एक किला का निर्माण कर लिया था। चलिए आगे है 1661। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी की शादी इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स सेकेंड से हुई, ठीक है। तो उन लोगों को पुर्तगाली से दहेज में मुंबई मिल गया, ठीक है। मतलब पुर्तगाली लोग जब आए थे तो उन लोगों का धीरे धीरे क्या था कि दबादब जो है दबदबा बढ़ गया था। तो मुंबई पर उन लोगों का उसमें दबदबा चलता था। लेकिन एक यूरोपीय लड़की की जब इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स सेकेंड से शादी हुई तो उन लोगों को दहेज में मुंबई मिल गया, ठीक है। अब इसके आगे है दोस्तों कि 1698 में, ठीक है, 1698 में क्या हुआ कि बंगाल का जो शासक था ब्रिटिश कंपनी में 3 गांव की जमींदारी ले ली थी, ठीक है। जिसमें क्या था कि एक कलिकट यानी कि कोलकाता भी शामिल था, ठीक है। जिसमें 3 गांव लिए थे उसमें कोलकाता भी शामिल था ब्रिटिश ईस्ट कंपनी में, ठीक है। तो टैक्स लेना प्रारंभ कर दिया धीरे धीरे इन लोगों ने। तो अब इसके आगे है दोस्तों कि औरंगजेब के शासनकाल के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इसका भी इम्पोर्टेंट है। तो औरंगजेब 1658 से लेकर के 1707, ठीक है। अंग्रेजों ने औरंगजेब को फरमान के लिए राजी किया कि हमारे तीनों गांवों की टैक्स फ्री कर दें। मतलब राजा टैक्स ना ले, लेकिन उसके बदले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया टैक्स लेकर के अपने पास रख ले, ठीक है। तो उनको राजी कर लिया, ठीक है। चलिए आगे है यहाँ पास कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मजदूर रखने लगा अब धीरे धीरे, ठीक है। और यहाँ पास से ज़्यादा बिक्री होने लगा तो अधिक मुनाफा उन लोगों को होने लगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या हुआ कि भ्रष्ट अधिकारी आने लगे, ठीक है। और निजी व्यापार करने लगे, अपना अपना व्यापार करने लगे, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा मुनाफा हो रहा था तो अपना अपना व्यापार करेंगे ही। आगे है 1707। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद नया शासक बहादुर शाह प्रथम बना, ठीक है। और उसके धीरे धीरे आगे जो है मुगल का जो उसमें आखिरी जो शासक बचा था वो था फर्रुख सियर, जो कि 1713 से लेकर 1710 तक था। अब उसके आगे देख लेते हैं। नवाब ने शक्ति बढ़ा दी थी इसका, ठीक है। तो देखिए बंगाल पर अब क्या होने लगा कि मुर्शिद अली खां का शासन चलने लगा। अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला जो था यहाँ का जो है सेनापति बन गया, ठीक है। तो अंग्रेज क्या कर लिए कि बंगाल में धीरे धीरे किला बनाना चालू कर दिए, ठीक है। टैक्स अपने आप को लेना, ठीक है। और धीरे राजनीतिक करना चालू कर दिए थे अंग्रेज लोग, ठीक है। तो आगे यहाँ पास देख लेते हैं हम लोग कि सिराजुद्दौला के बारे में। तो सिराजुद्दौला, ठीक है, अंग्रेजों को फ्रूट विलियम्स किला, ठीक है, ये किला था फ्रूट विलियम्स का, में कैद कर देता है और 220 लोगों को काल कोठरी में डाल देता, मतलब एक छोटा सा रूम में 220 लोगों अंग्रेज को डाल देता है। यह बात मद्रास को के ब्रिटिश को पता चला तो वहाँ से रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, मद्रास में रॉबर्ट क्लाइव रहता था, 300 से 400 तक की सेना लेकर के कहाँ आया तो सिराजुद्दौला के पास आया, ठीक है। अब यहाँ से उन लोगों का रणनीति जो है अंग्रेजों का धीरे धीरे अब बदलने लगा, ठीक है। क्योंकि एक काल कोठरी में 220 अंग्रेजों को डाल दिया था तो काफ़ी उन लोगों को नुकसान हुआ था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास जो सिराजुद्दौला था तो मीर जाफर जो था उसका सेनापति था,
ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या किया था, मीर जाफर को, सेनापति को ही क्या किया, रणनीति के द्वारा उनको बचा लिया। ठीक है, पैसा वैसा को दे करके या कुछ ही तो बचा लिया था उसको रणनीति के द्वारा। आगे है कि प्लासी का युद्ध होता है उसी के कारण, तो सिराजुद्दौला, ठीक है, और मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव आपस में क्या हुआ, मिल गए थे। ठीक है, और मीर कासिम भी इसी के साथ था। ठीक है, तो क्या किया गया कि बोला था रॉबर्ट क्लाइव कि मीर जाफर तुमको राजा मतलब बना देंगे, लेकिन जब प्लासी का युद्ध हुआ तब 1760 में क्या हुआ कि मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। प्लासी का युद्ध होने के बाद अंग्रेज लोग जीत गए, तो मीर जाफर को कुछ दिन के लिए शासक बनाया गया था, लेकिन उसको फिर हटा करके मीर कासिम को भी नवाब बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन आएगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 में हुआ था। किसके किसके बीच, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव यानी कि अंग्रेज के बीच में। कौन जीता था, तो अंग्रेज जीते थे। ठीक है, आगे है वैरेन हेस्टिंग को नवाब के पास देख रेख के लिए भेजा गया था। ठीक है, मतलब नवाब कहने का मतलब मीर कासिम जो था वो सिर्फ नवाब कहने के तौर पर था, लेकिन बाकी उसका जितने भी डोर भाग था वो सब अंग्रेजों के हाथों में था। ठीक है, तो आगे है यहाँ इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1764 में लड़ा गया था। ठीक है, किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मेजर था हेक्टर मुनरो और मीर कासिम जो कि बंगाल का उस समय नवाब था। ठीक है, और सिराजुद्दौला जो था सुजाउद्दौला अवध का नवाब था, और शाह आलम द्वितीय जो था वो मुगल का शासक आखिरी था। ठीक है, तो इन लोग आपस में तीनों मिलकर क्या किए कि प्लान बनाए और बक्सर में युद्ध लड़ा गया। ठीक है, तो अंग्रेजों की जीत हुई थी उस बक्सर के युद्ध में जो कि 1764 में लड़ा गया था। अब अंग्रेज क्या किए कि राजा बन गए क्योंकि शासन उन्हीं के पास था। तो 1765 में क्या हुआ कि क्लाइव इंट्रोड्यूस ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, क्लाइव जो है वो एक द्वैत शासन को भारत में लाता है। ठीक है, और उसके तहत प्रशासन की व्यवस्था, शासन की व्यवस्था शुरुआत की गई। ठीक है, तो प्रशासन जो है समय दो भागों में होता था। एक कंपनी के काल में था जो कि पावर और डिफेंस यूज में लाती थी, और एक नवाब के हाथ में था जो कि सिविल एडमिन था। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव। तो 1765 में क्या हुआ कि मुगल शासक जो शाह आलम द्वितीय था, कंपनी को बंगाल की दीवान बना दिया गया। ठीक है, तो कंपनी के जो हाथ में था अब क्या क्या हो गया, तो बंगाल का टैक्स हो गया, बिहार का टैक्स हो गया, उड़ीसा का टैक्स हो गया। ठीक है, तो तीनों स्टेट से काफ़ी उन लोगों को टैक्स मिलने लगा, तो काफ़ी मुनाफा और बढ़ गया। ठीक है, तो इसके बाद है कि अब कंपनी राजस्व इकट्ठा करती गई और अपने व्यापार को क्या है और बढ़ती करती गई। मैंने व्यापार पर खर्च करेंगे तो व्यापार क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, तो कंपनी उन लोगों का क्या हुआ, बढ़ने लगा। ठीक है, तो भारत का पैसा जो है भारत की वस्तु खरीदने में लगती थी और मुनाफा इंग्लैंड को सुरक्षित हो जाता था। मतलब यहाँ का ही पैसा रहता था और यहीं पे उससे वस्तु लेते थे। ठीक है, तो भारत का पैसा भारत में ही रह जाता था, और जो है उसका मुनाफा जो है सीधे इंग्लैंड वासी को, क्योंकि इंग्लैंड से तो पैसा लेकर आते नहीं थे अब यहाँ से के सामान खरीदने के लिए। ठीक है, तो उन लोगों को ज़्यादा फायदा होने लगा। तो आगे है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो है 1757 और 1765 में बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पहला बंगाल का गवर्नर जो है वो रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। चलिए आगे दोस्तों कि 1771 में वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर बनाया गया दूसरा बार। ठीक है, बंगाल का गवर्नर 1771 में वारेन हेस्टिंग को बनाया गया। आगे है 1773 में वारेन हेस्टिंग को जो है 3 प्रांत यानी कि बंगाल, मद्रास और बॉम्बे का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग जो था वो उसी से क्या हुआ कि गवर्नर जनरल बनाना स्टार्ट हो गया। तो कौन कौन कहाँ की गवर्नर था, तो बंगाल, मद्रास और बॉम्बे का गवर्नर जनरल था। ठीक है, आगे है दोस्तों कि 1772 में जिला शब्द लाया गया था। ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा को अनेक जिला में बांटा गया। ठीक है, तो जिला शब्द को कब लाया गया था, 1772 में, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा को अनेक जिला में बांटा गया था। ठीक है, और दीवानी अदालत यहाँ 5 जिला में बनाना प्रारंभ हो गया था। ठीक है, उसके बाद है कि सेवरल डिस्ट्रिक्ट हेड जो होता था वो कलेक्टर होता था। ठीक है, और कलेक्टर जो है उस समय एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासक था, जज था उसमें और मजिस्ट्रेट यानी कि 3 लोग उनमें शामिल थे। ठीक है, चलिए आगे है 1773 के बारे में। 1773, ठीक है, फोर्ट विलियम कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो 1773 में
फोर्ट विलियम को कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के स्थापना यानी दर्जा दिया गया था। तो 1773 में ही कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। दक्षिण भारत में कंपनी अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहती थी, ठीक है, चाहती थी कि हम लोग दक्षिण भारत में राज करना प्रारंभ कर दें। दक्षिण में सबसे जो बड़े साम्राज्य थे वो मैसूर, हैदराबाद और मराठा साम्राज्य था, ठीक है। ये साम्राज्य बहुत ही खतरनाक था और बहुत बड़ा था, ठीक है। तो यहाँ पास दक्षिण में जो शासन करने के लिए 4 युद्ध लड़ा गया था। तो 4 एंग्लो मैसूर युद्ध इसको बोला जाता है। पहला जो युद्ध है दोस्तों वो 1767 से लेकर के 69 तक चला, जो कि हैदर अली, ठीक है, जो मैसूर का शासक था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और निजामों की सहायता लेता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उनके बीच चला, ठीक है। तो कंपनी युद्ध हार जाता है क्योंकि उस समय मैसूर का शासक जो हैदर अली बहुत ही ताकतवर था, ठीक है। तो मद्रास का हिस्सा भी हैदर अली में, अब क्या हुआ कि मद्रास का ही कुछ हिस्सा अंग्रेजों से हैदर अली जीत गया। दूसरा युद्ध जो है दोस्तों वो 1780 से लेकर के 84 के बीच में चला, ठीक है। उस समय का शासक जो था वो टीपू सुल्तान था, ठीक है। टीपू सुल्तान के जो सेना में था वो बहुत खूनी जो आर्मी थे वो युद्ध किया करते थे, ठीक है। तो जब टीपू सुल्तान से युद्ध हुआ तो बहुत खूनी युद्ध हुआ और क्या हुआ, अंत में कंपनी हार गया, ठीक है। और मैंगलोर और मैसूर जो है वो टीपू सुल्तान के कब्जे में आ गया, ठीक है। आगे है यहाँ से कि तीसरा युद्ध हुआ। तो तीसरा युद्ध में क्या हुआ कि टीपू सुल्तान ने फ्रेंच आर्मी की सहायता मांगी, ठीक है। एक साइड था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और एक साइड था टीपू सुल्तान और फ्रेंच आर्मी, ठीक है, जो कि 1790 से 92 के बीच में चला गया था। तो मैसूर ने त्रावणकोर पर कब्जा कर लिया, लेकिन कंपनी ने मैसूर की राजधानी रंगपुर में कब्जा कर लिया। यानी कि जो मैसूर का उस समय का राजधानी था उसी पर ही क्या कर लिया, कंपनी कब्जा कर लिया। तो कंपनी जब राजधानी पर कब्जा किया तो उन लोगों को कुछ ज़्यादा फायदा हुआ, क्योंकि राजधानी अपने आप में ही उस राज्य का गौरव होता है, ठीक है। तो धीरे धीरे वहाँ से उन लोगों का विश्वास बढ़ता गया कि हम लोग साउथ पर भी अब कब्जा कर सकते हैं। आगे है 1773 में क्या हुआ, समझौता हुआ, ठीक है। गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के बेटों को अपने पास कब्जा में रख लिया था, ठीक है, इस समझौता के तहत। आगे है चौथा युद्ध जो है वो 1799 में लड़ा गया था। टीपू सुल्तान इस युद्ध में मारा गया था और 1799 में क्या हुआ कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रेंच, ठीक है, अपनी सेना के साथ मित्र में था, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट मित्र में उसमें था, ठीक है, मित्र राष्ट्र में था। आगे है टीपू सुल्तान ने नेपोलियन से पत्र द्वारा मदद मांगी थी। टीपू सुल्तान ने नेपोलियन से पत्र द्वारा मदद मांगी थी, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठाओं तथा हैदराबाद के निजामों से मदद ली थी, ठीक है। मतलब भारत के ही निजामों कुछ धोखेबाज थे जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को साथ देती थी, ठीक है। और चारों तरफ से हमला किया तो अंत में क्या हुआ, मैसूर पर अंग्रेज का कब्जा हो गया, ठीक है। चलिए आगे जो है वो है कि 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली जो अफगान था और मराठाओं के बीच हुआ, उसमें मराठा हार गए थे, ठीक है। तो 1761 पानीपत का युद्ध आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे है, मराठा साम्राज्य बहुत बड़े क्षेत्र में फैला था, अंग्रेज की नज़र अब मराठा साम्राज्य पर ही था, ठीक है। आगे है पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद मराठा साम्राज्य कमज़ोर हो गया, ठीक है, धीरे धीरे मराठा साम्राज्य कमज़ोर हो गया। तो इसमें क्या हुआ कि 3 युद्ध हुआ, ठीक है, 3 एंग्लो मराठा युद्ध, ठीक है, आंग्ला मराठा युद्ध जो 3 बार लड़ी गई थी। तो पहला जो है 1775 से 82 तक हुआ, इसको पहला आंग्ला मराठा युद्ध बोला जाता है। इसी में सूरत की संधि शुरू हुई थी और सलवाई की संधि खत्म हुई थी, ठीक है। तो यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है कि सूरत की संधि और सलवाई की संधि, ठीक है, 1785 से 82 तक। सेकेंड वार जो हुआ था वो 1803 से लेकर के 5 तक चला, जो कि उड़ीसा पर ब्रिटिश की कब्जा इसमें हो गई थी, ठीक है। चलिए आगे है थर्ड वार जो है वो 1817 से 18 तक चला, जो कि मराठा साम्राज्य समाप्त हो गया। पेशवा को कानपुर भेज दिया गया पेंशन पर और कंपनी में साम्राज्य बढ़ गया, ठीक है। जो मराठा का पेशवा उस समय का था उसे कानपुर भेज दिया गया था पेंशन पर, ठीक है। तो वहाँ से धीरे धीरे मराठा लोग पर भी अंग्रेज लोग विजयी प्राप्त कर लिए। आगे है पंजाब, ठीक है। तो पंजाब का जो उसमें थे महाराणा रंजीत सिंह वहाँ का शासक थे 1801 से 1839 तक। दिलीप सिंह के ये बेटा थे, ठीक है। 2 युद्ध हुआ, अंत में ये मारे गए थे और 1843 में अंग्रेज ने सिंध पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। यानी कि पंजाब पर भी कब्जा कर लिया था, जो कि उसमें गुजरात भी पंजाब के ही एरिया में आता था और राजस्थान का कुछ पार्ट भी आता था, ठीक है। चलिए आगे है, आगे का जो युद्ध है वो है 2 एंग्लो सिख वार इसको बोला जाता है। पहला जो है 1845 से 46 तक कुछ हिस्सा अंग्रेजों ने जीत लिया था
और सेकेंड बार में 1848-49 में पंजाब पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। आगे है डलहौजी का प्लान। ठीक है, अब डलहौजी का नया प्लान क्या था, तो डलहौजी का नया प्लान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, मतलब विलंब का संविधान। ठीक है, यानी कि हड़प की नीति इसको बोला जाता है। तो देखिए इस हड़प की नीति में क्या हुआ, इसमें उसका जो लिखावट था कि मेन तथ्य था कि अगर पुरुष उत्तराधिकारी के बिना राजा की मृत्यु हो जाए तो उसका साम्राज्य जो है स्वतः अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा। ठीक है, ये डलहौजी का हड़प का नीति था। तो इस हड़प की नीति के द्वारा सतारा को, जो कि 1848 में अंग्रेज अपने में मिला लिए थे, संबलपुर को 1850 में मिलाए थे, उदयपुर को 1850 में मिलाए थे, नागपुर को 1853 में मिलाए थे और झांसी को 1854 में मिलाए थे। ठीक है, झांसी की रानी कौन थी, लक्ष्मीबाई थी, और उसका जो दत्तक पुत्र था वो दामोदर था। दामोदर राव को क्या था कि गोद लिए थे, तो जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ का जो है राजकुमार नहीं था, तो हड़प की नीति के तहत वहाँ पर भी कब्जा करना चाहते थे अंग्रेज। ठीक है, आगे है 1856 में अवध पर कब्जा कर लिए। ठीक है, वाजिद अली शाह का शासन वहाँ पर चलता था, तो अच्छी से नहीं चला रहा था, ये उसका इंजाम लगाया गया था उस पर कि वाजिद अली शाह अच्छा से नहीं चला रहा है शासन, तो हम लोग उसका डोर अपने हाथों में कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे है 1857 की क्रांति के बारे में। तो दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि आखिर 1857 की क्रांति होने के जो पिछला मेन कारण है वो क्या था। ठीक है, तो उसके 3 प्रमुख कारण थे, राजनीतिक था, आर्थिक और सामाजिक। राजनीतिक में क्या था कि जो हड़प की नीति थी वो बहुत बुरी नियम था। ठीक है, तो ये अंग्रेजों का राजनीतिक नियम था। हड़प की नीति के तहत बहुत से राज्यों को अपने में कब्जा कर लेते थे, तो जिसके फलस्वरूप शासक बहुत उन लोगों पर गुस्सैला थे। ठीक है, दूसरा आर्थिक था कि भारतीय देसी उद्योग ठप हो गए थे। ठीक है, और अकाल और गरीबी यहाँ पर ज़्यादा छा गया था। ठीक है, तो जिससे यहाँ की जनता भी आक्रोश में थी अंग्रेजों के ऊपर चढ़ाई करने के लिए। और तीसरा कारक था सामाजिक, यानी कि अंग्रेज भारतीयों को दोयम दर्जे का मानते थे। कोई अधिकारी पोस्ट पर भारतीय नहीं था, यानी कि और लिखते भी थे कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। ठीक है, यानी कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, यानी कि इंडियंस को बहुत बुरी नज़र से देखते थे। तो ये धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे ये विषैल बनने लगा। ठीक है, तो जिसके बाद और एक कारण था धार्मिक कारक दोस्तों। ठीक है, धार्मिक कारण, तो धार्मिक कारण क्या था कि गाय तथा सुअर की चर्बी के कारतूस मुंह में हटाने की मजबूरी थी, सटाने के लिए। ठीक है, मुंह से हटाना था उसका कारतूस को, तो ये धार्मिक कारण था। ठीक है, तो क्या हुआ, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि 1857 का विद्रोह बहुत बड़ा विद्रोह हुआ। ठीक है, तो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी बंगाल में जो है कारतूस मुंह से काटने से मना कर दिया। ठीक है, तो इनकी गिरफ्तारी कर ली गई थी 29 मार्च को ही, और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। ठीक है, आगे है 10 मई 1857 को मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 नेटिव इन्फेंट्री ने 1857 की क्रांति का बिगुल बजाया। ठीक है, तो कहाँ की टुकड़ी था, तो मेरठ की टुकड़ी था। चलिए आगे है कि 1857 की जो विद्रोह था उसका नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे। तो स्थान एक साइड है नेतृत्वकर्ता। तो दिल्ली का जो नेतृत्व कर रहे थे उसमें बहादुर शाह जफर 11 मई 1857। ठीक है, कानपुर का नाना साहब और तात्या टोपे, लखनऊ का बेगम हजरत महल, झांसी का रानी लक्ष्मीबाई और बिहार का कुंवर सिंह। ठीक है, चलिए आगे है 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने दबा दिया तथा 1858 में ब्रिटिश सरकार में व्यापक बदलाव करते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया तथा शासन सीधे जो है ब्रिटिश राज के अंदर अब आ गया था। ठीक है, मतलब इससे उनका नुकसान हुआ था क्योंकि कंपनी ठप करके और शासन अब अपने हाथों में ले लिया गया था। आगे है 1858 का GOI एक्ट 1858। ठीक है, तो यहाँ पास क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858 में, तो उसमें क्या है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया। ठीक है, ब्रिटिश संसद के द्वारा, और शासन सीधे ब्रिटिश सत्ता के हाथों में हो गया। और जो है उसमें का जो क्वीन रानी थी वो रानी विक्टोरिया थी। 1818 से लेकर के 1901 तक जो है ब्रिटिश राज चला। ठीक है, रानी विक्टोरिया की। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को भी हम लोग देख लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस,
तो कांग्रेस जो वर्ड है वो यूएसए से लिया गया था, ठीक है, यूएस से लिया गया था, और इंडियन नेशनल जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। इसकी स्थापना जो है 1885 में किया गया था। ए ओ ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना किया गया था। आगे है भारत का वायसराय। तो भारत का वायसराय उस समय लॉर्ड डफरिन था, और प्रथम अधिवेशन जो है वो कांग्रेस का वो मुंबई में किया गया था, जो कि गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था, ठीक है। जो उसमें जो प्रतिनिधि जो है वो 72 प्रतिनिधि उसमें शामिल हुए थे, जो प्रथम उसका अधिवेशन किया गया था। आगे है जो प्रथम अधिवेशन था उसका अध्यक्ष जो थे वो थे WC बनर्जी 1885, ठीक है। यानी कि WC बनर्जी जो है वो क्या थे, प्रथम अध्यक्ष जो कांग्रेस अधिवेशन किया गया था उसका अधिवेशन का प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे, ठीक है। आगे है प्रथम मुस्लिम अगर अध्यक्ष की बात करेंगे तो बदरुद्दीन तैयबजी थे, ठीक है। आगे है फर्स्ट यूएन इसका अध्यक्ष, अगर पहला महिला अध्यक्ष की बात करेंगे तो एनी बेसेंट थी, 1917 में बनी थी। और इसका जो सेकेंड अधिवेशन था वो कोलकाता में 1886 में किया गया था। इसका अध्यक्ष जो थे दादा भाई नौरोजी स्वयं थे, ठीक है। तीसरा अधिवेशन जो है मद्रास में किया गया था। और फर्स्ट भारतीय महिला अगर बात करेंगे कि जो अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की वो सरोजिनी नायडू थी, ठीक है। ये कानपुर की थी, ठीक है। तो ये कानपुर की 1925 में बनी थी। आगे है फर्स्ट यूरोपियन अध्यक्ष जो है जॉर्ज यूले बना था 1888 में। महात्मा गांधी इसका अध्यक्ष जो है बेलगांव में बने थे 1924 में, ठीक है। स्वतंत्रता मिलने के समय इसका जो अध्यक्ष थे वो JB कृपलानी थे, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता 1911 अधिवेशन में पहली बार जन गण मन, ठीक है, जन गण मन गाया गया था। तो ये क्यों गाया गया था कि क्योंकि उसमें जो है वो जॉर्ज पंचम इंग्लैंड का जो राजा था वो स्वयं भारत आया था, तो उसी के स्वागत में जन गण मन गाया गया था। इसका जो लेखक था वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। सर की उपाधि दिया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि दिया गया था। आगे दोस्तों कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, ठीक है। यहाँ से याद रखिएगा कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है, में वंदे मातरम गाया गया था। नरम दल जो है 1885 से 1905 तक बना। गरम दल 1905 से 1919 के बीच बना, ठीक है। गरम दल में क्या कौन था नेतृत्व करता, तो लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय को शेर पंजाब के नाम से जाना जाता था। दूसरा जो थे वो बाल गंगाधर तिलक थे, और तीसरा बिपिन चंद्र पाल थे। आगे है कि कांग्रेस का विभाजन 2 भागों में हुआ था सूरत अधिवेशन में, जो कि 1907 में किया गया था, ठीक है। अध्यक्ष जो है इसका वो रास बिहारी बोस थे। आगे है 1916 में लखनऊ समझौता में गरम दल नरम दल फिर से एक साथ हो गया। उसका जो अध्यक्ष था 1916 का वो था अंबिका चंद्र मजुमदार, ठीक है। अंबिका चंद्र जो है मजुमदार उस समय का वहाँ का अध्यक्ष था। आगे है लखनऊ पैक्ट के बारे में। तो लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता, इसी समझौते के तहत हुआ था। कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन का मांग किया था। आगे है द ड्रेन थ्योरी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। ब्रिटेन इकोनॉमी रूल इन इंडिया, ठीक है। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। और जय जवान जय किसान की थ्योरी जो है लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। आगे है बंगाल के विभाजन के बारे में। तो अंग्रेजों का जो फूट डालो और शासन करे का जो नीति था वो शुरुआत से ही था। तो बंगाल का विभाजन जो है 1905 के द्वारा, इसमें देख लीजिए लॉर्ड कर्जन जो है यहाँ का वायसराय था, जो कि बहुत अप्रिय था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कोलकाता में स्थापना इसी ने किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। आगे है इसमें कि राष्ट्रीयता की भावना सभी लोगों में उसमें जगने लगा था, ठीक है। आगे इसमें स्वदेशी आंदोलन के बारे में। स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन 1906, ठीक है। बंगाल विभाजन के बाद विरुद्ध यह आंदोलन की गई थी। इंग्लिश वस्तुओं का बहिष्कार इसके द्वारा किया जाता था। इसका जो मुख्य लीडर था वो लाल बाल और पाल और घोष जी थे, ठीक है। इसमें 4 गो मुख्य लीडर थे। इस आंदोलन में ही सर्वप्रथम वंदे मातरम के नारा लगना प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। आगे है रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है
राष्ट्रगान को कंपोज किए थे और ये जो है अमार सुमार बांग्ला भी लिखे थे और गुरुदेव की उपाधि इनको दिया गया था या सर की उपाधि इनको दिया गया था। ठीक है, और वंदे मातरम की बात करेंगे तो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा संस्कृत में लिखा गया था। आगे है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग 1906। ठीक है, संस्थापक जो है सर सैयद अहमद खां था, आगा खां था और सलीमुल्लाह खां था। ठीक है, सेपरेट इलेक्ट्रोड का डिमांड इन्हीं लोगों ने किया था। ऑल्सो नोन एज बाई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है, इसको नाम से जाना जाता था। आगे इसमें कि 1906 इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन अधिवेशन था वो कलकत्ता में था और अध्यक्षता जो है इसका दादा भाई नौरोजी की थे। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, ग्रैंड ओल्ड मैन। ठीक है, स्वराज जो है इन्हीं के द्वारा स्वराज शब्द दिया गया था। स्वराज का होता है इसका मतलब कि सेल्फ गवर्नेंस। ठीक है, सेल्फ गवर्नेंस, अपना जो है अपने राज्य का राज्य व्यवस्था चलाना अपने से। 1907 में सूरत अधिवेशन में अध्यक्षता जो था रास बिहारी बोस के अंदर में था। ठीक है, इसी अधिवेशन में गरम दल और नरम दल विभाजित हुए थे। आगे 1909 मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम इनको बोला जाता है या मार्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, मार्ले इंग्लैंड में भारतीय राज्य के सचिव के रूप में था और मिंटो भारत के वायसराय उसमें था। ठीक है, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक भी कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक भी कहा जाता है। आगे है दोस्तों 1911 में दिल्ली में दरबार लगाया गया और इंग्लैंड के सम्राट वहाँ पास जॉर्ज परजम के स्वागत में एक आयोजन किया गया था। उसी आयोजन के दौरान जन गण मन प्रथम बार गाया गया था। उसमें का वायसराय जो था वो लॉर्ड हार्डिंग था। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग को ही बम से उड़ाया गया था, याद रखिएगा कि लॉर्ड हार्डिंग को ही बम से उड़ाया गया था। आगे है महत्वपूर्ण घोषणा जो था वो उस समय 1911 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करना प्रथम घोषणा किया गया था और 1911 में और 1912 से उसका मान्यता प्राप्त हुआ। ठीक है, यानी कि कलकत्ता राजधानी 1912 से किया गया था लेकिन 1911 में घोषणा की गई थी। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था इस समय और बंगाल से अलग कर बिहार एक अन्य राज्य बनाया गया था जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। बाद में उड़ीसा बिहार से अलग हो गया। चलिए आगे है कि 1913। ठीक है, तो 1913 रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज गीतांजलि साहित्य के लिए दिया गया था 1913 में। ठीक है, नोबेल प्राइज गीतांजलि साहित्य के लिए 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। आगे जो है महात्मा गांधी के बारे में है। ठीक है, तो महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी इसका पूरा नाम था। जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात पोरबंदर में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है और इनके राजनीतिक गुरु की बात करेंगे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, 1906 में ये प्रथम मूवमेंट किए थे साउथ अफ्रीका में और 1908 में जेल डाल दिया गया था इनको जोहान्सबर्ग जेल में। ठीक है, 1910 में ये टोस्टवाइज फॉर्म स्टडी इनके द्वारा किया गया था और जो है आगे 1914 में केसरे हिंद की उपाधि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इनको दिया गया था लेकिन 1920 और 22 के असहयोग आंदोलन में ये उपाधि को उन्होंने लौटा दिए थे। आगे है हिंद स्वराज इंडिया ओपिनियन 1904 बुक गांधी के द्वारा साउथ अफ्रीका में लिखा गया था और इंडियन हरिजन। ठीक है, 1933 में लिखा गया था। यंग इंडिया नौजीवन इन्हीं के द्वारा लिखा गया था और 30 जनवरी को 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी। ठीक है, 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं या कुष्ठ निवारण दिवस के रूप में 30 जनवरी को मनाते हैं। आगे है यहाँ से कि विस्टन चर्चिल। ठीक है, विस्टन चर्चिल जो है वो अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को बोला था और सुभाष चंद्र बोस जो है राष्ट्रपिता इनको बोले थे। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ से कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह बिहार में किया गया था। गांधी को महात्मा की उपाधि जो है सत्याग्रह के समय दिया गया था जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको दिए थे। ठीक है, यानी कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने बोला था तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा बोला था। 1918 में खेड़ा मूवमेंट किया गया था गुजरात में। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसमें साथ दिए थे गांधी को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष या भारत के बिस्मार्क के रूप में जानते हैं। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही विश्व में सबसे बड़ी मूर्ति है। ठीक है, आगे है 1918 में फर्स्ट हंगर स्ट्राइक महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। मैंने भूख हड़ताल जो है महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम बार किया गया था। 1919 में रोलेक्ट एक्ट, इसे काला कानून कहा जाता है। इसमें नो अपील, नो वकील और नो दलील था। जिन लोगों को अंग्रेजों को पकड़ना रहता था
वो लोग क्या करते हैं कि अंग्रेज भारतीयों को पकड़ पकड़ के जेल में अपने आप बंद कर देते थे। ठीक है, नो वकील नो दलील नो अपील, ठीक है, इसका नारा था। ठीक है, इसको काला कानून भी बोला जाता है। रोलेट एक्ट को 1919 में लागू किया गया था। चलिए आगे दोस्तों 1919। ठीक है, 1919 जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड जो अमृतसर में किया गया था। ठीक है, इसमें वायसराय जो था उस समय का वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ठीक है, इसी ने बीएचयू बनवाया था और महिला कॉलेज 1916 में बनवाया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि इसके द्वारा लौटा दी गई थी। ठीक है, उन्होंने लौटा दिया अपना उपाधि को। और हंटर कमेटी इसके द्वारा जांच के लिए बनाया गया था। और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, आगे है जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था और हंसराज ने इसका साथ दिया था। मैंने उसी ने इसका रास्ता दिया गया था कि जलियांवाला बाग वहाँ है। ठीक है, चलिए आगे 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट। ठीक है, जीवाई एक्ट 1919। तो देखिए यहाँ पास मोंगटीव या चेम्सफोर्ड इसका रिफॉर्म नाम है। ठीक है, चेम्सफोर्ड उसका क्या था, वायसराय था और काउंसिल किया था मोंगटीव था। ठीक है, तो सेपरेट इलेक्टोरेट सिख एंड यूरोपियंस के द्वारा इसके में बताया गया था। 1920 में जो है असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर के 22 तक चला था। असहयोग आंदोलन 1920 में आरंभ किया गया था। इसका जो रीजन था वो राजस्व स्वराज था कि हम लोग अपना देश पे स्वयं राज कर लेंगे। और मेन कारण था जलियांवाला बाग जब उसमें कांड किया गया था 1919 में, वो मेन रीजन था। और फिर खिलाफत आंदोलन इसके साथ जुड़ गया था। आगे है इसी आंदोलन के साथ गुजरात में मोपला विद्रोह किया गया था। ठीक है, चलिए आगे है 1919 से 1920 में खिलाफत आंदोलन चला था और स्टेट बाय अली बंधु। ठीक है, अली बंधु ब्रदर के द्वारा इनको चालू किया गया था। ठीक है, स्टार्ट किया गया था अली बंधु ब्रदर्स। ठीक है, दो भाई थे, शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा। ठीक है, गांधी जी का सपोर्ट इस मूवमेंट में उन लोगों को मिला था। ठीक है, आगे है 1922 चौरा चौरी कांड गोरखपुर में हुआ था। पुलिस थाना जला दिया गया था। ठीक है, भारतीयों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थाना को चौकी को जला दिए थे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि एनसीएम बंद हो गया जो इसमें का चलता था विद्रोह, और केसरी हिंद की उपाधि महात्मा गांधी लौटा दिए थे। आगे है स्वराज पार्टी का संस्थापना जो है 1923 में इलाहाबाद में किया गया था। किसके द्वारा, तो इसका संस्थापक जो था वो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने चित्तरंजन दास को अपना पॉलिटिकल नेता मानते थे। आगे है 1928 साइमन कमीशन। ठीक है, तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने समिति बनाया था, रिव्यू द पॉलिटिकल सिचुएशन एंड मोन्टेज। ठीक है, भारतीय मेंबर समिति में शामिल नहीं थे। ठीक है, साइमन कमीशन जब बना था उसमें भारत के ही लोग उसमें शामिल नहीं थे। ठीक है, लाहौर में इस समिति का प्रोटेस्ट किया गया था। ठीक है, तब अंग्रेजों ने लाठीचार्ज कर दी थी जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि उनको लाठी से उनके सर पे मार दिया गया था, तो उनकी मृत्यु उसमें हो गई थी। आगे दोस्तों यहाँ से 1928 जो कि है बारदोली सत्याग्रह गुजरात में जो किया गया था उसके बारे में है। तो बारदोली सत्याग्रह 1928। ठीक है, किसानों के द्वारा भू स्वराज लगाने में वृद्धि हुई थी, लगान में टैक्स में, उसको कम करने के लिए ऊपर था। और यह विद्रोह सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, गांधी जी ने सरदार की टाइटल दी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इस सत्याग्रह की सफलता के बाद खुश होकर गांधी जी ने सरदार की उनको उपाधि दी थी। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आगे है यहाँ से कि 1929 में लाहौर अधिवेशन किया गया था। इसका अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, इस अधिवेशन में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ठीक है, 26 जनवरी 1930 वाज फिक्स्ड फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, मतलब 26 जनवरी को 1930 में पहला स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषणा किया गया था। ठीक है, इसमें क्या हुआ, एक ब्लूप्रिंट पारित किया गया था जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता था। इसे मोतीलाल नेहरू ने डोमिनियन स्टेट की घोषणा की थी। ठीक है, आगे है 1930। ठीक है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था। 1930 में ही डांडी मार्च, ठीक है, नमक कर वृद्धि को कम करने के लिए किया था। आगे है 1916 में स्थापना जो है क्या हुआ कि 1916 में साबरमती आश्रम से आरंभ की गई थी। 385 किलोमीटर पैदल चला गया था। ठीक है,
आगे है खान अब्दुल गफ्फार खान की सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। और 1931 में गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को किया गया था। तो ये जो वीडियो है दोस्तों, ये आधुनिक भारत का इतिहास के ऊपर बनाया गया पहला वीडियो था। हम लोग कम से कम 2 या 3 वीडियो में आधुनिक भारत का संपूर्ण इतिहास को खत्म कर लेंगे। ठीक है, ये जो वीडियो है जेएसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो इसी प्रकार मिलते हैं अगले आधुनिक भारत के इतिहास की वीडियो में। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।